सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। काबीना इजलास तलब करने वाले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मायूसी का सामना रहा। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात और ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के तनासुर में काबीना इजलास मुनक्किद करने की इजाज़त नहीं दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज शाम काबीना का इजलास तलब किया था, ताहम उन्हें उस वक्त मायूसी हाथ लगी जब इलेक्शन कमीशन ने काबीना इजलास मुनक्किद करने की इजाज़त नहीं दी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने एक जानिब लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र नाफिज ज़ाब्ते अखलाक तो दूसरी जानिब ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के तनाजुर में रेवंत रेड्डी की काबीना मीटिंग की इजाज़त नहीं दी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि काबीनी इजलास के MLC इंतखाबात पर असरअंदाज होने का इम्कान है। आपको बता दें कि खम्मम, वरंगल, नलगुंडा MLC ज़िमनी इंतखाब के लिए इस माह की 27 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 4 जून को लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती के बाद इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक खत्म हो जाएगा। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा कई अजला में आज सहर से बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के चलने से मौसम अचानक तब्दील हो गया। शहर हैदराबाद के कई हिस्सों जैसे कि गच्चीबौली, माधापुर, चंदानगर, मियाँपुर, कुकटपल्ली, शेरलिंगमपल्ली, पटनचेरू, अमीनपुर और BHL में बारिश हुई है। शहर के कई हिस्सों में बूंदाबांदी के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। बशीरबाग, हिमायतनगर, एबिट्स और नामपल्ली इलाकों में भी बारिश होने की इतलात मिली है। याद रहे कि हैदराबाद में 2 दिन पहले जबरदस्त बारिश हुई थी। मूसलाधार बारिश ने शहर में निज़ाम जिंदगी को ठप कर दिया था। कई मकामात पर बिजली की फराहमी में खलल पड़ा और सड़कों पर पानी जमा देखा गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर रही और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासत के कई अजला में भी भारी बारिश होने से फसलों को नुकसान पहुंचा। परेशान हाल किसानों ने हुकूमत से उनका साथ देने का मुतालबा किया। आपको बता दें कि महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी की है और इसी तनाजुर में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत जारी की है। BRS पार्टी के सीनियर कायद विनोद कुमार ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को ये वाज़ेह करना चाहिए कि आया रईतु बंधु दिया जाएगा या नहीं। करीमनगर के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट B विनोद कुमार ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज शाम काबीना इजलास तलब किया है और वो चाहते हैं कि इजलास में किसानों से मुताल्लिक़ अच्छा फैसला लिया जाए। रईतु बंधु स्कीम पर भी बात की जाए। उन्होंने किसानों से किए गए वादों पर अमल न करने पर नुक्ताचीनी की और जिन किसानों ने धान उगाई थी उन्हें 500 रुपये बोनस देने, धान की कम से कम इमदादी कीमत देने का मुतालबा किया। BRS रहनुमा ने कहा कि पिछले 10 सालों में KCR हुकूमत ने किसानों को सरमायाकारी के लिए रकम फराहम की। कांग्रेस हुकूमत को जून के पहले हफ्ते में ही रईतु भरोसा की रकम देनी चाहिए और किसानों को दोबारा साहूकारों के पास जाने से रोकने के इक़दाम करने चाहिए। गुज़िश्ता दिनों हुई बारिश की वजह से मेडचल जिले के जवाहर नगर डंपिंग यार्ड का आलूदा पानी लक्ष्मी नारायण तालाब में दाखिल होने से हजारों मछलियां मर गई। इंसानों की सेहत को भी खतरा लाहक है। तफसीलात के मुताबिक कीमियाई फुजले की तालाब में आमेजिश की वजह से हर साल लाखों मछलियां मर रही हैं। 2 दिन पहले हुई बारिश की वजह से हस्ब मामूल जवाहर नगर डंपिंग यार्ड का गंदा पानी घटके सरमंडल के लक्ष्मी नारायण तालाब में
दाखिल हो गया और हजारों मछलियां आबी सतह पर मुर्दा पाई गई। बताया गया है कि तकरीबन 700 खानदान इस तालाब पर मुनहसर हैं और वो काश्तकारी के लिए तालाब के पानी पर इन्हिसार करके फसलें उगा रहे हैं। दूसरी जानिब माहीगीरों को भी मछलियों के मरने से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुताबिक दरखास्तों के बावजूद इस पर तवज्जो न देने की शिकायत की। माहीगीरों, किसानों और मुकामी लोगों ने उनके साथ इंसाफ करने और उनके मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। बसूरत दिगर जवाहर नगर डंपिंग यार्ड के पास धरना मुनज़्ज़म करने का इंतबाह दिया है। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के 2 काफिले हैदराबाद एम्बारक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। फरीज़ा हज अदा करने के लिए आज़मीन की मदीना मुनव्वरा को रवानगी का सिलसिला जारी है। आज यानी 18 मई को 570 आज़मीन पर मुश्तमिल 2 काफिले हैदराबाद एम्बारक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। हज हाउस वाक़ नामपल्ली से आज़मीन को खुसूसी बसों के जरिए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रवाना किया गया। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन, AEO इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला व दीगर मौजूद थे। आपको बता दें कि आज तक यानी 18 मई तक हैदराबाद एम्बारक्शन पॉइंट से 6,942 हुज्जाज इकराम की रवानगी अमल में आ चुकी है और आज रात तक आज़मीन के काफिले मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। साइबराबाद पुलिस ने प्री लॉन्च ऑफर्स के बहाने सरमायाकारों से तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए इकट्ठा करने वाले 3 रियल्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय बिल्डर्स के चेयरमैन दुपति नागराजू MD M शिवा रामाकृष्णा ने साल 2021 में भारतीय बिल्डर्स के नाम से एक कंपनी शुरू की थी और कोम्पल्ली में 6 एकड़ से ज्यादा अराजी हासिल करते हुए भारतीय लेक व्यू के नाम से रिहायशी अपार्टमेंट्स बनाने का मंसूबा बनाया था। बताया गया है कि मुमकिन खरीदारों से ब्रोशर्स शाया करवाते हुए प्री लॉन्च ऑफर के नाम पर रकम इकट्ठी की गई। कोम्पल्ली और माधापुर में भी मुख्तलिफ मीटिंग्स के जरिए रकम हासिल की गई। मुमकिन खरीदारों को 3,200 रुपये फी मुरब्बा गज देने का ऐलान किया गया था। पुलिस ने बताया है कि दोनों ने मजीद खरीदारों को राग़िब करने के लिए कंपनी के CEO के तौर पर T नरसिम्हा राव को शामिल किया और फ्लैट्स खरीदने पर भारी कमीशन की पेशकश भी दी। ताहम फ्लैट्स बनाने के बजाय पूरी जमीन को दूसरी पार्टी को बेच दिया गया। साइबराबाद पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने BVS प्रसाद राव और तकरीबन 350 दीगर की शिकायत के बाद एक मुकदमा दर्ज किया है और चेयरमैन MD कंपनी के CEO के खिलाफ दफा 420, 406 और तेलंगाना प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स ऑफ फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1999 की दफा 5 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन ने शमशाबाद के RGI एयरपोर्ट पर अचानक तबीयत खराब होने के बाद केयर हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज मीर महबूब अली नामी हाजी की मिजाज पुरसी की। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स के रहने वाले मीर महबूब अली
अपनी अहलिया के हमराह हज के लिए रवाना हुए थे। ताहम आज सुबह की अव्वलीन सातों में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। एयरपोर्ट पर मौजूद तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के अफसरान, अपोलो और असरा अस्पताल के डॉक्टर, सऊदी एयरलाइंस और GMR के अमले ने बर वक्त उन्हें बंजारा हिल्स के केयर अस्पताल मुंतकिल करवाया। डॉक्टरों ने बादस तशखीस उनकी हालत अभी मुस्तहकम बताई है। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन ने केयर अस्पताल पहुंचकर उनकी मिजाज पुरसी की। डॉक्टरों से भी सेहत से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। शेख लियाकत हुसैन ने बताया है कि मीर महबूब अली हज की सादत हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। 25 मई तक उनकी तबीयत में सुधार आने पर और डॉक्टर्स की तजवीज़ के बाद उन्हें हैदराबाद से या फिर भोपाल या फिर मुंबई के एम्बारेक्शन पॉइंट से सफर हज पर रवाना करने के इक़दाम किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटा हादसा हुआ था, तो मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ। मीर महबूब अली नामी बंजारा हिल्स के रहने वाले हैदराबाद के, वो अपनी अहलिया के साथ हज के लिए दरख्वास्त डाले थे। उनका सिलेक्शन हुआ था, उनके तमाम फॉर्मेलिटी कंप्लीट हुए थे। इनका कवर नंबर है 4411। ये कल रात में यानी 17 तारीख को हमारे पास आके रिपोर्ट करे थे हज हाउस में। यहाँ पे पूरी फॉर्मेलिटी होने के बाद सुबह 4:30 के टाइम पे ये 24वां काफिले था, जिसमें 290 आजिमीन हज थे। ये तमाम लोग बसों के जरिए से एयरपोर्ट पहुंचे थे। इनका फ्लाइट था 9:20 का सुबह, यानी आज 18 तारीख की सुबह 9:20 का फ्लाइट था जो मदीना मुनव्वरा जाने वाला था। तो अचानक 8 बजे के टाइम पे इनकी तबीयत खराब हुई। तो वहां पे जो टीम हमारी मौजूद थी, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एम्प्लॉइज, अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम, असरा हॉस्पिटल की मेडिकल टीम और GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टाफ, इनको इमीडिएटली नोटिस करके इनको अटेंड करे, इनको वहां पे फर्स्ट एड दिए। फिर डॉक्टरों की निगरानी में इनको अपोलो के एम्बुलेंस में बंजारा हिल्स केयर हॉस्पिटल को लेके आए। अल्लाह का बड़ा फजल व करम है, अभी उनकी तबीयत सही सलामत है। मैं खुद भी अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल जाके उनसे पर्सनली बातचीत करके आया हुआ हूं। वो होश में है। डॉक्टर से भी मैं पूछा हूं, नए हार्ट का तो रूल्ड आउट कर दिए हैं, हार्ट का कोई डिफेक्ट नहीं बता रहे, बल्कि कुछ एलर्जिक ट्रीटमेंट के वास्ते उनको 1 दिन के वास्ते वहां पे रखना चाह रहे हैं डॉक्टर्स। तो मैं जब उनसे बात कर रहा था तो मीर महबूब अली साहब ने जो है फिर से यही बता रहे थे कि मेरे को हज को जाना है। वो ख्वाहिशमंद है। तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अगर उनकी तबीयत सही हो गई और डॉक्टर्स भी एडवाइस कर रहे हैं कि वो सफर कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह और 25 मई तक काफिले रवाना होना बाकी है। जो भी बनता है इनको इंशाल्लाह 25 मई से पहले इनको यहाँ से हैदराबाद से फिर से मदीने के लिए कोशिश करेंगे। अगर इन केस यहाँ से नहीं हो रहा, अगर वो जाने की ख्वाहिश रखते हैं, डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं, तो इनको जो नेक्स्ट एम्बार्केशन पॉइंट मुंबई से शुरू होने वाला है, इंशाल्लाह मैं कंसर्न अथॉरिटी से बात करके इनको हो सके तो मुंबई से भी हज के लिए रवाना करूंगा। और उनकी सेहत के लिए आप लोग भी दुआ करिए, हम लोग भी दुआ करें। जज़ाकल्लाह खैर। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना और आसपास की रियासतों के आज़मीन की सफर हज पर रवानगी जारी है। हज कैंप के शोबे लिसानियात यानी लैंग्वेज सेक्शन में खिदमत अंजाम देने वाले हज रजाकार 24 घंटे बिना उजरत अल्लाह के मेहमानों की खिदमत में मसरूफ हैं। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किए जाने वाले हज कैंप के रजाकारों यानी वॉलंटियर्स को 3 ज़ुमरों में तकसीम किया जाता है। एक ज़ुमरा डाइनिंग हॉल के लिए, दूसरा ज़ुमरा हुजाज के लिए और तीसरा ज़ुमरा शोबे लिसानियात यानी लैंग्वेज सेक्शन के लिए काम करता है। हर हज कैंप के दौरान लैंग्वेज सेक्शन में खिदमत अंजाम देने वाले रजाकारों का किरदार अहम होता है। न हज कमेटी और न ही महकमा अक़लियती बहबूद हाजियों की खिदमत करने वाले इन वॉलंटियर्स को कोई मुशायरा अदा करते हैं और मुशायरा या फिर किसी भी किस्म की सहूलत मुहैया न करवाने की वजह से कोई भी
शोबे लिसानियात में काम करने को तैयार नहीं होता। याद रहे कि इस साल 1,40,000 हुजाज हज की सादत हासिल करेंगे। 15 रियासतों के हाजी हैदराबाद एम्बारेक्शन पॉइंट से रवाना हो रहे हैं। ऐसे में लैंग्वेज सेक्शन के रजाकार 24 घंटे आज़मीन की खिदमत में मसरूफ हैं। वो सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी और हुजाज की दुआएं हासिल करने के लिए खिदमत अंजाम देते नजर आ रहे हैं और इन रजाकारों का ये इक़दाम काबिल एहतराम और काबिल तारीफ है। हज कमेटी और महकमा अक़लियती बहबूद इन रजाकारों के लिए खाने का नज़्म तक नहीं करते और न ही इन्हें कोई टोकन दिया जाता है। ये आपस में ही रकम इकट्ठे करते हैं, होटलों से खाना मंगवाते हैं या फिर अपने घरों से खाना ले आते हैं। हज कमेटी और मुताल्लिका महकमों से अपील की जाती है कि वो लैंग्वेज सेक्शन के रजाकारों को ताम की सहूलत मुहैया करवाने के इक़दाम करें और आइंदा साल से उनके लिए हज हाउस में टोकन देने की इजाज़त दें, जैसा कि पहले दिया जाता था। हालांकि साबिक़ा चेयरमैन ने पिछली हुकूमत के दौरान रजाकारों को फूड टोकन देने के सिलसिले को रोक दिया था, लेकिन उम्मीद है कि नई हुकूमत इस मामले पर गौर करेगी और हाजियों की खिदमत में मसरूफ इन रजाकारों को मुशायरे की अदायगी न सही कम अज कम ताम की सहूलत तो मुहैया करवाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हम लगेज सेल्लार के जी हम लोग लगेज लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट के जो लगेज आते हैं 2 दिन पहले हम लगेज लेते हैं। एक क्लॉक रूम है, यहाँ पे लगेज हम लेके रखते हैं और पासपोर्ट मिले बाद 8 घंटे के बाद हम अपना लगेज इन लोग को फिर वहाँ दूसरी खिड़की है वहाँ पे देते हैं ताकि इन लोग को मुश्किल ना हो, सहूलत से अपना काम कर ले। तो कैसा आइडेंटिफाई करते हैं? हम लोग का कवर लेटर जो मिलता है रिपोर्टिंग करे बाद, वो कवर लेटर लेते हैं, उसमें फ्लाइट के डिटेल्स आते हैं, वो एंट्री करते हैं, हेड ऑफ द कवर लिखते हैं नाम, फिर उसके बाद हम एक बिल्ला देते हैं टोकन, उसके साथ कितने बैग्स आते हैं वो एंट्री करते हैं, उसको एक रिपोर्ट करते हैं, अंदर रख देते हैं, वो हिसाब से सीरियल वाइज। कभी ऐसा हुआ कि बैग किसी और का? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो मेरे तो उम्र में 15 साल मुकम्मल है, मेरे से बड़े भी है सीनियर, उन लोग के 25 ईयर से काम चल रहा है, कभी ऐसा कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। आपका नाम और कहाँ से आते हैं? सैयद जुनैद अली हज हाउस। कहाँ से आते हैं? हैदराबाद अत्तापुर से आते हैं। हैदराबाद के रिहायशी मिर्जा रफीक बेग ने, जो कि हर साल नेकलेस रोड पर नुमाइश का इनेकाद करते हैं, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और आला ओहदेदारों से नुमाइश मुनक्किद करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की है। मिर्जा रफीक बेग हर साल मौसम गर्मा में नुमाइश का इनेकाद करते आ रहे हैं। इस बार उन्होंने नुमाइश के इनेकाद के लिए खैरताबाद प्रसाद आईमैक्स थिएटर के करीब वाक़ मैदान को HMDA की इजाज़त से हासिल किया था और 64 लाख रुपये अदा किए थे। तमाम ज़रूरी इक़दाम भी मुकम्मल किए जा चुके थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि तमाम दरकार इक़दाम मुकम्मल करने और रकम की अदायगी के बावजूद सेंट्रल जोन ट्रैफिक पुलिस नुमाइश लगाने की इजाज़त नहीं दे रही है। उनका कहना था कि क़वायद के मुताबिक उन्होंने 40% जगह पार्किंग के लिए भी छोड़ दी है। नुमाइश के ऑर्गेनाइजर का कहना है कि मुल्क की तमाम रियासतों के स्टॉल मालिकीन ने नुमाइश में सरमायाकारी की है और नुमाइश मुनक्किद करने के लिए इजाज़त न मिलने से वो परेशान है। जमा पूंजी लगा देने से इन अफराद का गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। मिर्जा रफीक बेग ने मीडिया के जरिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इस तरफ तवज्जो दिलाई है और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना समेत आला ओहदेदारों से नुमाइश के लिए इजाज़त देने की दरख्वास्त भी की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिर्ज़ा रफ़ीक बेग हैदराबाद का रहने वाला हूँ। मैं हर साल नेकलेस रोड के ऊपर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। इस साल 18 मार्च को एप्लीकेशन मैंने कमिश्नर ऑफिस में दिया था लेटर, उसके बाद मेरी कार्रवाई चालू हुई। एग्जीबिशन लगाने से पहले सारी परमिशन लेना पड़ता है। पहले HMDA कमिश्नर का 64 लाख रुपए भर के मैंने परमिशन ले लिया ग्राउंड का। वो लेने के बाद फिर पुलिस कमिश्नर को मैंने अप्लाई किया, वहाँ से फिर रिमार्क्स बोल के सब चीज़ें जॉइंट व्हील का हो या स्टॉल बनाए और जो बल्ली बम्बू गेट बनाते जो उसका सब सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और लाइन ऑर्डर का भी क्लियरेंस लेना पड़ता है।
ये सब लिख जा के देने के बाद हमारे सिटी पुलिस कमिश्नर साहब ये परमिशन नुमाइश चलाने के लिए इजाज़त देते। रूल्स के हिसाब से ऐसा है। पर यहाँ भी अब ये साल भी ऐसा ही हुआ है। मैंने परमिशन HMDA कमिश्नर से लिया, पैसे 64 लाख रुपए भर दिया और उसके बाद अप्लाई किया पुलिस में और सारे परमिशन मैंने ले लिया। GHMC पहले भी लाइन ऑर्डर का ले लिया, वो भी मिल गया मेरे को, और फायर डिपार्टमेंट से भी परमिशन ले लिया मैं, और RMB का भी जो है वो परमिशन भी ले लिया मैं। सारे परमिशन होने के बाद मेरा एक परमिशन में प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम कैसे आ गया? मैं सिटी सेंट्रल जोन DCP और अपने ACP खैरताबाद ट्रैफिक, उन्होंने आके नुमाइश में मेरे देखे और बोले जगह आप परमिशन आपको होना है तो ट्रैफिक का क्लियरेंस 40% प्लेस एज पर योर रूल्स हम परमिशन आपको देंगे। तो मैंने परमिशन का 40% जगह मैंने निकाल लिया। उससे निकाल कर फिर एक अर्जी दिया कि देखो साहब मैं 40% जगह मैंने निकाल लिया हूँ। रूल्स कोई भी एग्जीबिशन के लिए एक ही है बोले वो, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सब जगह है तो सेंट्रल जोन में जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रहे हैं उनके पास 40% जगह है क्या? दूसरी बात ये है, मैं उसके बाद बोले मैं 40% दे दिया। उसके फिर नेक्स्ट टाइम आके बोले आप एक काम करो, ये इससे पहले इस ग्राउंड में एग्जीबिशन लगाए क्या बोल के आप 2000, तो मैं बोला हाँ जी मैं इससे पहले भी एग्जीबिशन लगाया हूँ मैं यहाँ पर। इसके बहुत बार यहाँ एग्जीबिशन लगते रहते हैं और मैं भी लगाया हूँ। 2017 के अंदर मैंने एग्जीबिशन लगाया और 2023 में भी लगाया, और गैसो साल भी इसमें तरह का भी परमिशन मेरे पास है। ये भी मैं परमिशन बताया उनको, तो उन्होंने क्या बोले भाई ठीक है हम आपको परमिशन हम लिख के भेज देंगे। ये 2017 का परमिशन है, देखिए आप ये भी लिए, और 2023 में भी लगाया था मैं, और इसमें इससे पहले भी हुनर आर्ट्स भी लगा था एग्जीबिशन और इसमें चलते रहते। तो फिर बोले नहीं है ये कोई भी नहीं लगा इसके अंदर, वो तो प्रूफ भी दे दिया। तो छिड़ के बोले ठीक है हम आपको भेज देते साहब आप जाइए बोले। तो लिख के उसमें नॉट रिकमेंडेड में लिखे कि ये CM जाने की रोड है, VIP रोड है, हम परमिशन नहीं देते बोल के साहब को, कमिश्नर साहब को लेटर भेज दिए। उसके बाद मैं 2-3 लोगों को रिक्वेस्ट किया हूँ कि देखो साहब हम पार्किंग इतनी प्लेस मेरे पास है, आप देख सकते फोटो इसके अंदर पार्किंग के अंदर मैं एक नहीं उसके अंदर 40% जगह छोड़ के रखा हूँ। आज 1 महीना मेरे पास हो गया है ये जगह पार्किंग के लिए, इतनी जगह छोड़ा है मैंने ये बिल्कुल। और दूसरी एग्जीबिशन को भी परमिशन इन्होंने दी है सामने पीपल प्लाजा में, वहाँ पर 40% जगह है या नहीं मेरे को नहीं मालूम, और दूसरा सिकंदराबाद में भी है। सब जगह एग्जीबिशन चल रहे हैं पर 40% जगह मेरे से मांगे मैंने दे दिया हूँ। और 1 महीने से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे दुकानदार भाई जो खड़े हुए हैं पीछे मेरे, सब लोग दुकानदार पैसे हम लोग 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40 हज़ार, कोई लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, सब लोग डाल के हम 70 लाख रुपए ये HMDA में भर दिए। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट देना ये हम लोग मिलके सेल्फ हम अपना धंधा कर ले रहे हम लोग। और इसमें भी हम खाली इजाज़त ये मांगे कि हम के एग्जीबिशन चला लेते साहब, हैंडीक्राफ्ट का आइटम है, कोई दूसरा कोई वो दूसरी चीज़ इलीगल आइटम कोई नहीं है हमारे एग्जीबिशन, सब लीगल है। और मेहनत करके रोटी रोजी के लिए हम लोग ये काम आज से नहीं 20 साल से मैं कर रहा हूँ ये काम। और 20 साल में हर जगह यानी हैदराबाद में और महाराष्ट्र, केरला, ये महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, MP, ये सब जगह घूम घूम के हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं। पर यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम मेरे को ये आ गया कि मेरे को अभी तक परमिशन नहीं दिए, सारे परमिशन आ गए, सिर्फ एक ट्रैफिक का जगह भी रखा हूँ मैं, उसके लिए भी नहीं मान रहे। रिक्वेस्ट करें और हमारे बड़े लोग भी हमको जो चाहने वाले हैं वो लोग भी फ़ोन करके बोले भाई दे दो, इन लोग गरीब लोग हैं, रोज़ी रोटी कमा के खाने वाले हैं। तो बोले ठीक है बोल के इलेक्शन के बाद देखेंगे, वो करेंगे, बात करेंगे, वो बोलेंगे, पर आज तक हमको परमिशन नहीं मिला। सूफी नगर निर्मल दरगाह के बुजुर्ग के नबीरा मौलाना सूफी मोहम्मद अब्दुल रशीद और उनके साहिबजादे सूफी वाहिद पाशा पर कातिलाना हमले में मुलविस खाती अभी तक मफरूर अरकान खानदान ने खातियों को फौरन गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता माह यानी 28 अप्रैल की शब
जीशान, रिजवान और फैजान ने खानदान के दीगर अफराद की मिल्कियत पर वाक़ जायदाद पर मौजूद मलकियात और शटर्स को वेल्डिंग मशीनों से तोड़कर उनमें मौजूद सामान फेंक दिया था और एक मलगी में इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया को भी लूट लिया था ताकि अराजी पर कब्जा किया जा सके। इस वाक़े की इतला पर सूफी वाहिद पाशा अपनी मलकियात को देखने के लिए वहां गए तो उन पर कातिलाना हमला किया गया और 80 साल बुजुर्ग मौलाना सूफी मोहम्मद अब्दुल रशीद के वहां पहुंचने पर वो भी हमले का शिकार हो गए। तलवारों, सलाखों और लाठियों से हमले में नौजवान और उनके वालिद दोनों शदीद जख्मी हो गए और इब्तदाई इलाज के लिए निर्मल के सरकारी दवाखाना में भर्ती करवाए गए। बादशाह दोनों को हैदराबाद के प्रिंसेस असरा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। निर्मल टाउन पुलिस ने इस वाक़े के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और मुख्तलिफ दफात जैसे 307, 427, 448, 294B और 324 के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। पुलिस के आला अहदेदारों ने हालांकि मुतासिरीन को तयक़ुन दिया था कि खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया गया है कि इतना वक्फा गुजरने के बावजूद भी अभी तक खाती अफराद महरूर हैं और मुतासिरीन के अरकान ख़ानदान पुलिस से मुतालबा कर रहे हैं कि खातियों को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। दुकानात को नुकसान पहुंचाकर जो सामान लूटा गया था उस सामान को भी बरामद किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सूफी सरकार का पोतरा हजरत वाहिद अली सरकार का तीसरा बेटा हूँ। सूफी मोहम्मद अब्दुल रशीद अपने पूरे होश में मीडिया के सामने ये एक हकीकत फ्रीजोन के सामने और दुनिया के सामने कह रहा हूँ कि दरगाह सूफी नगर में जो अपने आप को सज्जादा कह रहा है उसने अपने भाइयों और मुरीदों के साथ मिलकर 28 अप्रैल को रात 2 बजे मुझ पर और मेरे लड़के पर कातिलाना हमला किया और हमारे दुकानों को तोड़कर उसमें से सामान पूरा चोरी कर लिए। इस बिना पर ये लोग कातिलाना मुजरिम हुए। मैं सूफी मोहम्मद अब्दुल रशीद खादिर सिद्दारी ये ऐलान करता हूँ कि जीशान यहाँ पर सज्जादा नहीं है। इसको खानदान से बेदखल कर रहा हूँ। तमाम अफराद खानदान इस फैसले से मुत्तहिक है। इसको और इसके जिंदों और खलीफों के सिलसिले सितारिया से बेदखल करता हूँ। मैं वाहिद अली सरकार का खलीफा और तीसरा लड़का हूँ। दरगाह की तमाम ज़मीन सर्वे नंबर 261 वाहिद अली सरकार के 6 बेटे और 1 लड़की के नाम पर कानूनी दस्तावेजात मौजूद है। जिसको देखना है हमसे राब्ता करे। हमारा फ़ोन नंबर 8465998857 है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ रियासतों से 12 तैयारों के जरिए 3921 आज़मीन सऊदी अरब पहुँच गए। हज अदा करने के लिए हिंदुस्तान से आज़मीन के काफिलों की रवानगी जारी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में 644 और मदीना मुनव्वरा में 31,306 आज़मीन क़याम किए हुए हैं। जद्दा एयरपोर्ट पर भी हिंदुस्तानी आज़मीन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम और उनकी अहलिया डॉक्टर शकीला शाहिद ने जद्दा एयरपोर्ट पर हिंदुस्तानी आज़मीन के पहले काफिले का पुरतपाक इस्तकबाल किया। कौंसल हज मोहम्मद अब्दुल जलील भी उनके हमरा मौजूद थे। आपको बता दें कि आज़मीन मक्का मुकर्रमा में महल्ला अजीजिया में क़याम करेंगे और तमाम हुजाज को हरम शरीफ आमदोरफ्त के लिए 24 घंटे बस की सहूलत दस्तयाब रहेगी। हज की अदायगी के लिए आने वाले आज़मीन की खिदमत के लिए हज अफसरान, तिब्बी टीमें और कोऑर्डिनेटर्स मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। मक्का मुकर्रमा का दर्ज हरारत 29 डिग्री सेल्सियस ता 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
किर्गिस्तान में बढ़ते तशद्दुद को देख हिंदुस्तान बशमूल तेलुगु रियासतों के तलबा ने मरकजी हुकूमत, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की रियासती हुकूमतों से किर्गिस्तान से उनके इनखला की दरख्वास्त की है। वस्ती एशियाई मुल्क किर्गिस्तान में तिब की तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी तलबा के लिए खतरा पैदा हो गया है। ज़राए के मुताबिक मिस्री तलबा और मुकामी लोगों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके बाद गैर मुल्की तलबा को निशाना बनाया जा रहा है। दीगर पाकिस्तानी तलबा के साथ भी मारपीट की गई है। हिंदुस्तानी तलबा के लिए भी खतरा बना हुआ है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली MBBS की एक तालिबा ने फ़ोन पर कशीदा सूरत हाल बयान करते हुए कहा कि उन्हें खतरा है। तालिबात के साथ ज्यादती किए जाने की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। वो हिंदुस्तानी हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वह परवाज़ों का बंदोबस्त करे और उन्हें हिंदुस्तान वापस ले जाए। एक और तालिब इल्म ने इस अफरा तफरी का जिक्र किया है और कहा है कि हज़ारों हिंदुस्तानी, जिनमें ज़्यादातर तेलुगु रियासतों के तलबा है, वहाँ पर पढ़ते हैं। मिस्री तलबा और मुकामी लोगों के दरमियान तशद्दुद शुरू हुआ, दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया। अब मुकामी लोग गैर मुल्की तलबा को निशाना बना रहे हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। ज़्यादातर पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स और इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। इस तशद्दुद के चलते किर्गिस्तान में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने तलबा को घर के अंदर ही रहने का मशवरा दिया है और सूरत हाल पुरसुकून बताई है। किर्गिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने तमाम फरीक़ैन को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तशद्दुद में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने के लिए फौरी इक़दाम किए हैं। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.